हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग विजन आईएएस मैगजीन में जुलाई वाले मंथ्स के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल इकोनॉमिक्स के कुल सेक्शंस को कंप्लीट किया था। आज हम आर्टिकल्स 3.7 से शुरू करेंगे, 3.4 तक जाएंगे। और इसमें पहला टॉपिक है कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चूँकि क्या है कि हम लोग इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, सिलेबस है यूपीएससी मेंस और प्री दोनों का, और प्री और मेंस के जो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको कंबाइन करके एक कॉम्प्रहेंसिव वे में एक क्रिस्प रिलेवेंट कंटेंट को पढ़ा रहे हैं। और विजन आईएएस के साथ इस जो मैगजीन में जो कंटेंट दिया हुआ विजन आईएएस के, उसमें साथ हम लोग वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट मिलेगा। आज हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट। कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट को जानने से पहले जो है कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि ये किस लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो है आपका यूपीएससी प्री, इसमें भी जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि इसमें यूपीएससी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछ देता है, स्टेटमेंट में बना के दे देगा कॉन्सेप्ट्स को। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि मोटे मोटे तौर पे मेंस के आंसर राइटिंग में इसके जो कॉर्पोरेट ऋण बाजार का महत्व और उससे जुड़ी समस्याएं वगैरह जो है, इसको देख करके लिखना आसानी होता है। ठीक है, तो प्री के लिए पढ़ना ये है कि क्या है कि सेबी ने कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास फंड को शुरू करने के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है। सेबी ने, किसने? सेबी ने, कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास फंड। ठीक है, इसका मतलब गठन क्यों किया गया, ये पहले इंपॉर्टेंट है कि गठन क्या है कि एक जो है ना अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में, ठीक है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में इसका गठन किया गया है। मतलब क्या है कि अल्टरनेटिव ये करेगा क्या कि मान लीजिए कोई संकट आएगा बाजार में या कोई दबाव होगा, तो क्या करेगा कि जो निवेश ग्रेड वाली जो कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां हैं उसकी खरीद की जाएगी इसी से। ठीक है, कॉर्पोरेट डेब्ट की जो सिक्योरिटीज़ हैं उसकी खरीदी जाएगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाली। तो अभी आप सुना ना कि आपने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में इसका प्रस्तुत किया गया है। तो ये है क्या? वैकल्पिक निवेश फंड है क्या? ये देखिए, वस्तुतः क्या है कि निजी तौर पर एकत्र किए गए ये फंड होते हैं। ठीक है, इन्हें भारत में निवेश करने के लिए स्थापित या निगमित किया जाता है। ऐसे फंड्स के लिए जो धनराशि होती है वो कुछ अनुभवी निवेशक जैसे कि एंजल निवेशक, वेंचर कैपिटलिस्ट से जुटाई जाती है। ठीक है, मतलब मोटे मोटे तौर पे मैं आपको समझा दूं तो क्या है कि वैकल्पिक निवेश फंड क्या होती है कि निजी तौर पे, ठीक है, वो फंड इकट्ठा किया गया, कुछ मान लीजिए कुछ मनी इकट्ठा किया, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि जो भारत में निवेश करने के लिए इसको स्थापित किया जाएगा। और ये पैसा कहाँ से आएगा? पैसा जो है कुछ जैसे एंजल निवेशक होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वहाँ से आएगा। अब यहाँ दो टर्म आता है, एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट्स। अब उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, क्योंकि क्या है कि यूपीएससी प्री में ये क्वेश्चंस बने हुए हैं। एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंकर निवेशक, यहाँ तीन टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ। एक है एंजल इन्वेस्टर्स, दूसरा है वेंचर कैपिटलिस्ट और तीसरा है आपका एंकर इन्वेस्टर्स। नाम आपने सुना, ये मैं अलग से बता रहा हूँ, एंकर इन्वेस्टर्स। ये तीन नाम हैं और तीनों नाम जो हैं, तीनों चीज़ें क्या हैं कि इससे ये आपका कॉन्सेप्ट्स है, यहीं पे आपका फंसने की संभावना होती है। यूपीएससी के प्री में सवाल यहीं से बन जाएगा। ठीक है, तो पहले चीज़ जान लेते हैं कि एंकर क्या होते हैं। ये दोनों ऐसे निवेशक होते हैं ना, एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट, ये दोनों ऐसे निवेशक होते हैं जिसमें क्या है कि रिस्क लेने की क्षमता जो होती है ना काफ़ी अधिक होती है। ये क्या करते हैं कि स्टार्टअप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कौन? एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, ये विजन आईएएस में नहीं दिया हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक हो गया एंजल इन्वेस्टर और दूसरा हो गया आपका हो गया वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं? स्टार्टअप में आपका ये फंडिंग करते हैं, स्टार्टअप में आपका निवेश करते हैं। और क्या करते हैं कि लंबे समय तक जो है इसका हिस्सेदारी रखते हैं। मतलब लंबे समय तक जो है इसमें इन्वेस्ट किए रहेंगे और तत्कालीन लाभ बनाने का इनका उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, दोनों इन्वेस्टमेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ मूलभूत जो है अंतर है। मूलभूत अंतर क्या है वो देखते हैं। मूलभूत अंतर के रूप में मात्र एक ही चीज़ ये है कि एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं वह ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो अपनी धनराशि को इन्वेस्ट करते हैं, मतलब खुद की धनराशि को। ठीक है,
और क्या करते हैं, जो नॉन लिस्टेड कंपनीज होती हैं, गैर सूचीबद्ध कंपनी, नॉन लिस्टेड कंपनीज होती हैं, उसी में निवेश करते हैं और लंबे समय तक इसकी हिस्सेदारी रखते हैं, लंबे समय तक इसकी हिस्सेदारी रखते हैं। कौन? एंजल इन्वेस्टर। और वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, संस्थागत होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं कि अन्य जो इच्छुक, जैसे मान लीजिए वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, ये अन्य इच्छुक निवेशक से पूंजी जुटाएंगे, ठीक है, धनराशि जुटा लिए मान लीजिए खूब सारा, और क्या करते हैं कि एक साथ जो है किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया गया, ठीक है। तो क्या करते हैं कि जैसे कि अब एक चीज़ और भी इन लोगों में है। इन लोगों में क्या है कि जैसे कि जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि कोई नई कंपनी स्थापित है उसकी छवि को वरीयता देते हैं, ठीक है, संस्थापक की छवि को। जैसे मान लीजिए कोई नई कंपनी खुली, ठीक है, और किसी मान लीजिए किसी बड़े उद्योगपति ने, अंबानी ने नई कंपनी खोली, तो जो एंजल इन्वेस्टर होगा छवि देखेगा संस्थापक की, भाई अंबानी है, उनकी छवि कैसी है, उससे अनुसार जो है वो क्या करेगा, उस पर इन्वेस्ट करेगा। और जब वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करता है, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करता है कि जो इसके प्रकृति है कारोबार की, जैसे मान लीजिए कि अडानी ने कंपनी खोली और अंबानी ने भी कंपनी खोली, ठीक है, पर क्या है कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो दोनों की छवि नहीं देखेगा संस्था की अडानी अंबानी है, वो देखेगा कि व्यापार क्या है, वो उस पर डिपेंड करता है इसका जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इन दोनों के बीच में महत्वपूर्ण फर्क है, एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट दोनों के बातें में आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं से जो है इसका फंड जो है जुटाया जाएगा। नीचे मैंने आपको एक चीज़ और बोला था, एक तो एंजल इन्वेस्टर होते हैं, दूसरा एंकर इन्वेस्टमेंट होते हैं, एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं कि जब एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, IPO होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एंकर निवेशक ऐसे मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, बीमा कंपनी हो गया, ठीक है, जो जनता के लिए जब IPO खुलता है, ठीक है, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब खुलता है तो उससे खुलने से पहले ही वो IPO में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और मान लीजिए कि वो आवंटन हो गया, हालांकि 30 दिन बाद वो अपना शेयर बेच देंगे, पर क्या होता है कि IPO खुलने से पहले ही जो है उसमें आप क्या करते हैं कि जो है इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वो होते हैं एंकर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि जैसे कि इससे क्या हुआ कि जैसे कि जो मतलब IPO में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी जब IPO खोलेगी तो जितने एंकर इन्वेस्टर्स होंगे उनकी जो लिस्ट होती है वो सार्वजनिक करनी पड़ती है कि कौन कौन जो है इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। और क्या करती है कि जो IPO में दिलचस्पी होती है, जिससे जितना अधिक एंकर इन्वेस्टर्स होंगे IPO में उतना अधिक उसकी प्रामाणिकता होगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक एंकर इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए, 10 करोड़ रुपया जो है उसकी बोली लगानी पड़ती है कम से कम आमतौर पे, ठीक है। तो ये आपका था, 2-3 चीज़ें थी जो आपको कॉन्सेप्ट के तौर पे समझना था, वो मैंने आपको इसमें वैल्यू एडिशन के रूप में पढ़ा दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल डाउट क्लियर कर दूंगा कमेंट करके, ठीक है। अब क्या है कि अब इसका उद्देश्य क्या था, CDMDF का उद्देश्य क्या था कि प्रायः जो है बाजार में दबाव में जब होता है, संकट में होता है, तो जो डेप्ट मार्केट है उसको क्या करना पड़ता है कि दबाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में जो जैसे क्या होती है कि जैसे सबसे पहले जो खुले बाजार में जो बॉन्ड होती है और जो सिक्योरिटीज़ होती हैं लंबी परिपक्वता वाली, ठीक है, वो बिक्री होने लगती हैं, जिससे क्या होता है कि जो लिक्विडिटी की समस्या हो जाती है, यानी पैसे कम, जो लिक्विडिटी है, तरलता है, पैसे का कैश फ्लो है, वो कम हो जाता है। इसी समय में क्या करेगा CDMDF जो है, CDMDF क्या करेगा कि जो निवेश ग्रेड वाली जो कॉर्पोरेट डेप्ट जो सिक्योरिटीज़ होंगी उसको खरीद करके जो तरलता कम हो गई होगी बाजार से, माने कि पैसे का जो कैश फ्लो है वो उसी को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। इतना चीज़ आपको कन्फर्म है कि आ गया होगा, ठीक है। जैसे क्या करता है, अब इसका उदाहरण एक तौर पे बता दूं कि क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि संकट आता है तो बैंकों की समझ तरलता का, मान लीजिए कि मनी का कैश फ्लो का जब संकट आता है तो जो RBI है वो क्या करता है, तरलता उसको प्रदान करता है, ठीक है। उसी तरह से क्या करेगा कि कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट में जो ये फंड है CDMDF जो है ये क्या करेगा, ऋण बाजार की मदद करेगा, ठीक है। ये आपका समझ में आ गया होगा कि जो है कि ये क्या है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है कि रेटिंग एजेंसीज होती हैं, रेटिंग एजेंसीज में जो अच्छे सबसे AA AAA होता है वो सबसे अच्छी होती है। उच्चतम स्तर की BB जो होती है वो क्या होती है कि मध्यम सुरक्षा वाली गारंटी वाली एजेंसीज होती हैं। उसमें आपको बस ये देखना है, प्री के हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट है। टेन्योर इसका क्या होगी CDMDF का, इसकी शुरुआती अवधि 15 वर्ष की होगी और सेबी के निर्देशों के अनुसार क्या होगा कि इसको विस्तारित किया जा सकता है। अब आपको समझ में आ गया कि कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट क्या है। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण बताया ना
कि जैसे कि आरबीआई जो है वो बैंकों को कैश फ्लो करता है, लिक्विडिटी को बढ़ाता है, उसी तरह से CDMDF जो क्या करेगा वो कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट को जो है बढ़ाएगा, उसमें भी लिक्विडिटी को। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कॉर्पोरेट ऋण बाजार है क्या, ये बात को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या है कि कॉन्सेप्ट्स हैं। जो ऋण बाजार को क्या मतलब, जो डेब्ट मार्केट उसको कैसे बोलते हैं, प्राय बॉन्ड बाजार या फिक्स्ड इनकम मार्केट या क्रेडिट मार्केट बोलते हैं, 3 नाम होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो होने वाले जो सभी कारोबार होते हैं और जारी होने वाली जो ऋण प्रतिभूतियाँ होती हैं, डेब्ट सिक्योरिटीज़ होती हैं, उसके लिए सामूहिक रूप से क्या होता है, ऋण बाजार शब्द का उपयोग होता है। ऋण बाजार को मोटे तौर पर सरकारी ऋण बॉन्ड बाजार और कॉर्पोरेट ऋण या बॉन्ड बाजार के रूप में वर्गीकृत करते हैं। जैसे डेब्ट मार्केट हो गया, उसको सरकारी और एक कॉर्पोरेट, ठीक है। अब इशू जारी करना क्या होता है, इसमें क्या है कि कंपनियां क्या करती हैं कि प्राय अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए, नए उत्पाद बनाने के लिए, नई विनिर्माण सुविधाएं खोलने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करती हैं, ठीक है। इसकी प्रकृति क्या होती है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड आमतौर पर लंबी अवधि के लिए डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसकी मैच्योरिटी कितनी होती है, 1 वर्ष से अधिक होती है। ये बहुत ध्यान देना है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड की जो मैच्योरिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, 1 वर्ष से अधिक होती हैं। और इसका विनियमन कौन करता है, कॉर्पोरेट ऋण बाजार का सेबी करता है, ठीक है, सेबी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि 2002 में आरबीआई और सेबी के बीच जो है नियामकीय क्षेत्राधिकार को प्रतिभूति विनियमन अधिनियम 1956 में संशोधन करके स्पष्ट किया गया। इसके बाद क्या गया कि मुद्रा बाजार, ठीक है, मुद्रा बाजार सरकारी प्रतिभूतियों आदि को आरबीआई के विनियामकीय क्षेत्राधिकार में स्पष्ट रूप से लाया गया। और जो कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट है वो सेबी के पास है, ठीक है। 2022 तक जो है आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड जीडीपी के 17% है, इसको उतना कुछ नहीं ध्यान देना है। ये आ गया मेंस के हिसाब से, वो तो प्री के हिसाब से था चीज़ें, वो मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया वो सब प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसी के लिए वो इंपॉर्टेंट था भी वो, क्योंकि क्या करता है कि वही चीज़ें घुमा फिरा के पूछ देता है और हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। मेंस में क्या है, मेंस में हेल्प कर सकता है कि कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट का पहली बात कि आप महत्व बताइए, महत्व बताने के लिए कुछ लिख देगा, तो ये है कि निवेश के लिए बहुत आवश्यक है। क्या है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया 2018-19 में कि जो उपभोग आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है उसको क्या करना है, निवेश आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। ऐसे में जो है कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट का महत्व बढ़ जाता है। संसाधनों का कुशल आवंटन में क्या है कि यह बहुत एक अतिरिक्त कार्य के रूप में, अतिरिक्त मार्ग के रूप में कार्य करता है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में सुधार के लिए जो है इस पर निर्भर है जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, ठीक है। लघु और मध्यम उद्यमों का वित्तीय समावेशन भी कर सकता है, ठीक है। पूंजी लागत को कम कर सकता है। वित्तीय स्थिरता है, इससे क्या कि चूंकि बैंकों के बजाय जो इस बाजार से ऋण मिलता है तो दीर्घकालीन पूंजीगत ऋण के मामले में बैंकों पर क्या है, इस पर दबाव कम पड़ता है। अब क्या इसमें कि कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट से जुड़ी कुछ समस्याएं भी हैं। समस्याएं क्या हैं वो चीज़ देख लेते हैं कि क्रेडिट रेटिंग क्या है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं उसमें क्या है कि उसमें प्रणालीगत खामियां मौजूद हैं, जैसे कि मानकीकरण, पारदर्शिता। इसके बाद क्या करते हैं कि इसके परिणामस्वरूप क्या होता है कि जो बॉन्ड जारी करने वाले क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं उसके साथ मिलकर पूरी प्रक्रिया को दूषित कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि जो खुदरा निवेशक हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन पर क्या करता है, भरोसा टूट जाता है, ठीक है। ये आप जो मैंने हाईलाइट किया उसको डायरेक्ट आप आंसर्स में लिख सकते हैं, डायरेक्ट उसी चीज़ को वही लिखना भी होता है। बॉन्ड जारी करने का तरीका जो है ये क्या है, ये जो है सामान्यतः आम लोगों के लिए, गिने चुने भागीदारों के लिए खुली होती हैं, आम लोगों के लिए इसमें नहीं खुले होते हैं, ठीक है। तरलता संबंधी बाधाएं भी हैं और सरकारी प्रतिभूतियों का प्रभुत्व है, जिसमें क्या है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI और सेबी के अनुसार क्या है कि मार्च 2022 में बकाया कॉर्पोरेट ऋण जो है सरकारी प्रतिभूतियों कितना है, लगभग 30% है। तो करना हमें क्या चाहिए वो चीज़ हमें देखना है। हमें करना क्या है कि अधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में सुधार करना और क्रेडिट रेटिंग में प्रक्रिया में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाजार की सूचना को उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है कि जो बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहन किया जा सके, ठीक है। निवेश आधार का विस्तार करना है, ब्याज से प्राप्त आय पर अतिरिक्त छूट प्रदान करके जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उसकी भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों की ओर से इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। ये चीज़ अगर आप लिख देंगे तो आपका इससे अधिक मतलब आमतौर पे क्वेश्चंस तो बनने की संभावनाएं इससे मेंस में बहुत कम है, पर ये आएगा तो लिख सकते हैं। प्री में इसे था तो जो कॉन्सेप्ट्स था, जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया, वो चीज़ आप समझ गए होंगे। अब आते हैं आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री के हिसाब से, प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करिए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि प्री में इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो पहले क्या है कि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। कुछ भी इसमें से पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, ठीक है। आइए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, ठीक। इसमें पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे तो चीज़ें क्या होंगी कि हमारे लिए आसान हो जाएंगी।
FPI क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि कोई जैसे भारत, मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, ये भारत है और ये आपका सऊदी अरब हो गया, ठीक है, दुबई हो गया, ठीक, किसी यहाँ से मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट आया, ठीक, तो किसी और ये क्या हुआ, जो मुंबई में शेयर बाज़ार में यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया, ठीक है, तो किसी अन्य देश से भारत के शेयर बाज़ार में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, FPI बोलते हैं, उसी को क्या होते हैं, FPI बोलते हैं। पहली चीज़ हम क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं, ये बहुत बड़े निवेशक होते हैं, ये बड़े निवेशक होते हैं, बड़े निवेशक होते हैं ये, ठीक है। और क्या करते हैं, ये जो कई अलग अलग कंपनियों के जो शेयर होते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं, पर क्या करते हैं ये इनका एकमात्र ये चीज़ है कि ये तत्कालीन लाभ बनाने का, तत्कालीन मैंने जल्दी से जल्दी लाभ बनाने का सोचते हैं। तो क्या करते हैं कि ये कंपनी के जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में, प्रबंधन में उसकी रुचि नहीं रखते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट में रुचि नहीं रखते हैं। यानी आपने मोटे मोटे तौर पर समझा कि कोई अन्य देश से निवेशक है, वो हमारे देश के कॉर्पोरेट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद क्या करेगा कि वो जो है जल्दी जल्दी लाभ बनाने की सोचेगा, ठीक है, और ये बड़े निवेशक होते हैं और जो कंपनियों के प्रबंधन में रुचि नहीं रखते, इनका तत्कालीन उद्देश्य क्या होता है कि जल्दी जल्दी लाभ बना करके यहाँ से हम लोग निकला जाए, ठीक है। तो एक क्या है कि कभी कभी क्या करता है कि UPSC भी ना जो लोगों के दिमाग है उसको टेस्ट करता है। कैसे टेस्ट करता है, UPSC पूछ देगा हॉट मनी किसको बोलते हैं, हॉट मनी। अगर आपसे बोल दूँ कि हॉट मनी क्या है, आपसे मैं पूछूं तो क्या आप बता पाएंगे? हॉट मनी है कि यही चीज़ें होती हैं कि कैसे क्यों टीचर की ज़रूरत पड़ती है कि चीज़ें जो है वहाँ अगर दी हूँ तो आपको वो सिंप्लीफाई करके आपको समझाने में मदद कर सके और कुछ अलग चीज़ों को बता सके जो मैं काम कर रहा हूँ। तो चैनल को ज़रूर थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग। इसमें क्या है, हॉट मनी ये होता है कि जो FPI यानी कि जो अभी हमने देखा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है FPI, जो इसी के जो रूप में FPI के रूप में जो विदेशी निवेश आता है देश में, तो जो निवेश आता है ना उसी को हॉट मनी बोलते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, कॉपी पे कहीं नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये चीज़ें विजन में नहीं दी हुई हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसी FPI से जो भी धन आएगा उसको क्या बोलते हैं, हॉट मनी बोलते हैं। क्या क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है कि लंबे समय तक जो है किसी भी देश में लंबे समय तक उसका हिस्सा नहीं होता है और ये क्या करता है, एक दूसरे से दूसरे देश में पलायन कर जाता है, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे हम ये देखते हैं कि FPI को जो है दो भागों में बांटते हैं। FPI को दो भागों में कौन से बांटते हैं, एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII और दूसरा बांटते हैं क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स यानी QFI, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, FII और QFI, ठीक है। ये क्या करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं कि क्या करते हैं कि ये करते हैं कि बीमा होती हैं या म्यूचुअल फंड की कंपनी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ नए सिरे से FII जो होता है और यहाँ पे QFI हो गया। दोनों के बीच में फ़र्क क्या है वो जान लीजिए आप। यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ये बीमा, ठीक है, बीमा, म्यूचुअल फंड्स कंपनियां होती हैं, जैसे कुछ वित्तीय संस्थान होते हैं, क्या करते हैं कि अपने जो निवेशकों से धनराशि क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ठीक है, इनका इकट्ठा करेंगे और एकत्रित करके भारत के शेयर बाजार में निवेश कर देंगे, ठीक है। और QFI क्या होते हैं, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि ये जो है विदेश में, जैसे भारत में निवेश करने वाले जो होते हैं विदेश के आम निवेशक होते हैं। जैसे हमने पढ़ा ना वहाँ पे कल जो पीछे वाला अपने जो चैप्टर्स में पढ़ा कि वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक उसी प्रकार के कुछ यहाँ पे भी आप है कि देखिए क्या है कि आम निवेशक होते हैं जो क्या करते हैं कि जो अपनी धनराशि है भारत के शेयर मार्केट में रखेंगे, ठीक है। और क्या करते हैं कि अब इसमें चीज़ एक है कि क्वालिफाइड जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, वो क्या होगा कि वो उन्हीं देश के नागरिक जो है भारत में निवेश कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ उन्हीं देशों के जो नागरिक हैं भारत में निवेश कर पाएंगे जो FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो है मनी लॉन्ड्रिंग सदस्य देश हैं। FATF के मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के सदस्य हैं। यानी कि अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या निकल के आता है कि FII जो है ये
यह है कि इंस्टीट्यूशनलाइज आता है, मतलब क्या कि म्यूचुअल बीमा फंड, बीमा वगैरह जो वित्तीय संस्थान होते हैं वो क्या करते हैं, इकट्ठा जो इन्वेस्टमेंट्स जो होंगे वो क्या करेंगे, अपने इन्वेस्टर्स के पैसे लाएंगे, भारत में निवेश कर देंगे। QFI क्या करता है, QFI क्या करता है कि ये जो होते हैं कि ये आम निवेशक होते हैं, पर आम निवेशक वही जो है भारत में उन्हीं देशों के नागरिक कर पाएंगे जो क्या करेंगे, जो FATF के मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का सदस्य हैं। और इसका FATF इसका मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में है। इसमें कुल कितने सदस्य हैं, 37 सदस्य हैं, जिसमें 37 में से भी इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि 37 में भी मात्र 35 देश हैं और 2 क्या है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल GCC है, ठीक है, और एक क्या है, एक क्या है, EU है इस सदस्य के रूप में, यानी 35 देश और 2 संगठन, उसमें बहुत सारे देश हैं, ठीक है। तो ये जो है FATF आप समझ में आ गया होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है क्या, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स है क्या। अब इसमें न्यूज में क्यों रहा वो चीज़ हम देखते हैं। न्यूज में रहा कि सेबी ने क्या किया कि जो उच्च जोखिम वाले कुछ जो चिन्हित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक थे उसकी ओर से अतिरिक्त प्रकटीकरण को अनिवार्य करने का प्रस्ताव पेश किया। मतलब क्या है कि आप कुछ और भी जानकारियाँ शेयर करिए, ठीक है, जो उच्च जोखिम वाले जो चिन्हित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हैं, सेबी ने बोला। इसे क्या है कि ये ऐसा कदम क्यों उठाया गया, क्योंकि जो उच्च जोखिम वाले FPI हैं अपने फंड के स्वामित्व, आर्थिक हित और नियंत्रण के बारे में क्या करेंगे, अतिरिक्त जानकारी प्रदान करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो शेयर बाजार में विश्वास बढ़ेगा और पारदर्शिता होगी। सेबी ने जो है केवल कुछ पहचाने गए FPIs के लिए कदम उठाया, ताकि क्या है कि पूरे ओवरऑल FPI इकोसिस्टम पे कोई प्रभाव ना पड़े, कुछ लोगों के लिए उठाया है कदम, इसीलिए ये न्यूज में रहा है। अब समझ में आ गया होगा कि क्यों हो रहा है, ठीक है। अब यही चीज़ें यहाँ दिया हुआ है कि FPI क्या है, वो सब चीज़ों को बताया गया है कि FPI क्या है, कि इसका अर्थ है कि विदेशी पोर्टफोलियो का ऐसा क्या है कि एक देश के निवेशक द्वारा किसी और देश के पूंजी बाजार में शेयर खरीदना और वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश करना है। आपने वही बोला ना कि FPI को 2 भागों में बांटा गया है, आप देख ही रहे होंगे, ये चीज़ मैंने पढ़ा दिया आपको। अब ये है कि मौजूदा प्रावधान क्या है FPI के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रावधान क्या है, कि किस कानूनी प्रक्रिया के तहत इन लोगों को विनियमित किया जाता है। तो जो सेबी द्वारा विनियमित है क्या है कि सेबी द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो है वो विनियमित है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कानूनी प्रावधान क्या है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम अधिनियम FEMA के तहत क्या है कि ये जो FPI को प्रबंधित करने वाले प्राथमिक कानून है, और PMLA जो है ये 2005 जो है इसके लिए जो है ये भी एक कानूनी प्रावधान इसके तहत भी होता है, ठीक है। अब आता है कि इस कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। FPI की श्रेणियाँ क्या होती हैं। FPI जो होते हैं, जैसे आपको बताया ना कि FPI उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। तो एक श्रेणी ये होती है कि सरकार और सरकार संबंधित विदेशी निवेशक होते हैं, जैसे केंद्रीय बैंक, सॉवरेन वेल्थ फंड, ठीक है, इसको FII बोलते हैं। ऐसे फंड क्या है, दूसरा श्रेणी क्या होती है कि ऐसे फंड जिनका आधार काफ़ी व्यापक है और समुचित रूप से विनियमित है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, निवेश ट्रस्ट हो गया। और तीसरा क्या है, उसमें आता है कि दान, कॉर्पोरेट निकाय, ट्रस्ट और व्यक्तिगत निवेश, इसमें QFI भी आते हैं, ठीक है। अब आता है सबसे मेन चीज़, UPSC प्री में ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको तुलना करने के लिए दे देगा, या हो सकता है तुलना दे देगा, और वो कैसे देगा, वो स्टेटमेंट में दे देगा। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ क्वेश्चंस गलत होने की संभावनाएं जो होती हैं वो हमारे सामने काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो FDI और FPI 2 चीज़ सुनने होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, 2 चीज़ें हैं, ठीक है। अब इन 2 चीज़ों की तुलना करना है। FDI क्या करता है, इसका आशय है कि विदेशी निवेशकों द्वारा किसी दूसरे देश में स्थित उद्यम में पर्याप्त ब्याज प्राप्त करने के लिए जो निवेश होता है ना, यानी कि इंटरेस्ट प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उसी निवेश को FDI बोलते हैं। और FPI का आशय क्या होता है कि विदेशी निवेशकों द्वारा किसी दूसरे देश की वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश करना है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज के जरिए शेयर या बॉन्ड में, ठीक है, ये होता है। इसकी मूल जो अंतर है ये है, ठीक है। अब ये इतना अच्छा कंटेंट दिया है। निवेशकों की भूमिका क्या है कि ये जो है आपका सक्रिय निवेशक हैं। FDI जो है सक्रिय निवेशक होते हैं, FPI निष्क्रिय निवेशक होते हैं। प्रकार उनका क्या होता है कि ये प्रत्यक्ष निवेश करते हैं, ये अप्रत्यक्ष निवेश करते हैं, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के जरिए करेंगे। अत्यधिक नियंत्रण करते हैं FDI वाले, और FPI वाले नियंत्रण मैंने कि मैनेजमेंट में आपको बताया ही कि मैनेजमेंट में कोई उनका रुचि नहीं होता है। ये दीर्घकालीन निवेश होता है, इनका अल्पकालीन होता है, क्योंकि तत्कालीन लाभ की स्थिति बनाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है कि यह कहाँ निवेश किया जाता है, तो ये भौतिक संपत्तियों में या उद्यमों में निवेश करेंगे, ठीक है, विदेशों में। और ये क्या करते हैं, दूसरे देशों की वित्तीय संपत्तियों में निवेश करते हैं। इनका प्रवेश और निकास कठिन होता है FDI का, और FPI का आसान होता है। जो जोखिम हो क्या होता है, यहाँ स्थिर होती है, और यहाँ पे जो क्या परिवर्तनशील होती है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी प्री के हिसाब से।
अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मेंस में क्या है, मेंस में जो है 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि समस्याएं लिख सकते हैं मेंस में। मान लीजिए कि एफपीआई वगैरह में कभी पूछ दिया तो क्या करते हैं, कुछ विशेष कंपनियों में ही निवेश प्राप्त होता है एफपीआई में, ठीक है, कुछ विशेष कंपनियां, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रेस नोट 3 है, PN3 का उल्लंघन का भी बहुत सारा दुरुपयोग करने का भी जो शिकायत आती है, ठीक है। अनिवार्य क्या किया गया कि जो भारत के साथ भूमि साझा करने वाले देश होते हैं ना, वो क्या करती हैं, वो उस देश की कंपनियां क्या करेंगी, सरकारी मार्ग से ही जो निवेश करेंगी, ठीक है। तो जो PN3 क्या करता है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश पर लागू होता नहीं है, तो इसीलिए जो है PN3 शर्तों से बचने के लिए क्या करते हैं, जो वहाँ के निवेशक होते हैं एफपीआई मार्ग का दुरुपयोग करते हैं। संबंधित पार्टी के लिए जो है लेन देन का जो है बहुत सारा क्या होता है कि प्रकटीकरण में विफलता होती है, ठीक। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि इससे जो है चुनौतियां हैं। सेबी ने प्रस्ताव भी कुछ रखा है कि वर्गीकरण किया जाए, उच्च जोखिम के लिए पारदर्शिता अपनाई जाए, बहुत कुछ नहीं इसमें इंपॉर्टेंट। प्री के लिए इंपॉर्टेंट था, जो इंपॉर्टेंट था मैंने उसको आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया। अब आता है गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स क्या है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी में इस पे मेंस में क्वेश्चंस बने हैं और प्री में भी बनने की फुल संभावनाएं हैं, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि गिग वर्कर्स है क्या, गिग वर्कर्स का समझ कौन सी चुनौतियां हैं, कानूनी प्रावधान क्या है और उनके लिए क्या होना चाहिए, ये हमारा पढ़ने का पैटर्न होगा। तो वो हमारा टॉपिक जो होगा वो कंप्रहेंसिव रूप से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम पहले जानते हैं कि गिग वर्कर्स क्या है, गिग वर्कर और गिग अर्थव्यवस्था है क्या, नाम तो सुनते रहते हैं तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। गिग वर्कर्स क्या है, एक मुक्त बाजार प्रणाली का उदाहरण है गिग अर्थव्यवस्था, मुक्त बाजार प्रणाली का, ठीक है। इसमें खास बात यह है कि जो रोजगार की प्रकृति क्या है, अस्थायी है अर्थात अनिश्चित है, और इसमें के तहत जो कंपनी और संगठन होते हैं अपने अल्पकालीन कार्यों हेतु क्या करते हैं, अस्थायी व स्वतंत्र श्रमिकों का क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि जो इसकी रोजगार की प्रकृति अस्थायी है, अनिश्चित है, कंपनी और कोई संगठन होगा जो अपने छोटे छोटे कामों के लिए या छोटे समय के कामों के लिए क्या करेंगे, अस्थायी, और जो स्वतंत्र श्रमिक होंगे उनके साथ क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। गिग कर्मी ऐसे कर्मी होते हैं जो क्या करते हैं कि जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी व्यवस्था के बाहर जो होते हैं वो, यानी कि पारंपरिक जो है कि नियोक्ता है और कर्मचारी है, इस व्यवस्था के बाहर कार्य करते हैं और मोटे तौर पर उसी में संलग्न होते हैं। हालांकि गिग वर्कर को क्या होता है कि 2 भागों में बांटा जाता है, एक है प्लेटफॉर्म गिग वर्कर और दूसरा है गैर प्लेटफॉर्म गिग वर्कर। अब इसमें क्या है, एक प्लेटफॉर्म गिग वर्कर क्या होता है कि जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऐप, डिजिटल प्लेटफॉर्म वगैरह में काम करते हैं, और दूसरा गैर प्लेटफॉर्म गिग वर्कर क्या करते हैं, आमतौर पे पारंपरिक क्षेत्र में अनौपचारिक वेतनकर्मी और आत्मनिर्भर कर्मी होते हैं जो पार्ट टाइम या फुल टाइम कार्य करते हैं। ये आपका गिग वर्कर हो गया। न्यूज में क्यों रहा, न्यूज में इसलिए रहा चूँकि श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने क्या किया, गिग वर्कर के लिए जो क्या केवल कल्याणकारी योजनाएं बनाने उन्हें लागू करने का आग्रह किया। अभी एक कुछ चीज़ें और भी रहीं कि कुछ अन्य तथ्य ये रहा कि G20 में भी श्रम रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई। गिग प्लेटफॉर्म कर्मियों के लिए क्या किया गया कि उनके अस्थायी सामाजिक सुरक्षा पर एक दस्तावेज बनाया गया। राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में क्या किया कि प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर पंजीकरण कल्याण विधेयक 2023 को पारित कर दिया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर कल्याण बोर्ड गठन करता है और ये एक डेटाबेस का भी रखेगी और विशिष्ट ID तैयार करेगी गिग वर्करों के लिए। ये कुछ न्यूज में रहा। सबसे बड़ी कारण क्या है कि गिग अर्थव्यवस्था में वृद्धि क्यों हुई, ये चीज़ आप जानिए। गिग अर्थव्यवस्था में वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण ये था कि इंटरनेट तक व्यापक पहुंच, स्टार्टअप इकोसिस्टम में वृद्धि हुई, प्लेटफॉर्म की इंटरऑपरेबिलिटी अधिक हुई, संविदा कर्मियों की मांग जो है बढ़ी। अब इससे क्या हुआ कि अब कुछ क्या हुआ कि गिग अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से बूम आया, और खासकर ये कोरोना काल में, और कोरोना काल के बाद से इनमें जो है बढ़ोतरी देखी गई है। अब इससे संबंधित कुछ चुनौतियाँ क्या हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी चुनौतियों से पहले महत्व जान लीजिए आप। ये इतना अच्छा कंटेंट बनाया है कि यही फ्लोचार्ट, यही डायग्राम जो है आप मेंस के अगर आंसर राइटिंग में लिख देते हैं, गिग अर्थव्यवस्था का महत्व अगर दे दिया तो आपको नंबर मिलेंगे। यही आपका होता है तरीका लिखने का। पहला चीज़ क्या है, उपभोक्ताओं के लिए क्या करती है कि व्यक्ति के अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराती है, जन जरूरत के अनुसार, धन और समय दोनों की बचत करती है। कर्मचारियों के लिए क्या करेगी कि लचीलापन प्रदान करती है, कार्यस्थल से दूर रहकर भी कार्य करने की सुविधा देती है, कार्य और निजी जीवन में संतुलन स्थापित करती है। नियोजकों के लिए क्या करती है, कम लागत पर श्रमिकों की उपलब्धता कराती है, कम अनुपालन लागत सुनिश्चित करती है, विविध क्षेत्रों के श्रमिकों की उपलब्धता कराती है। देश के लिए क्या करेगी, रोजगार सृजन करेगी, समाज के विविध क्षेत्रों और समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करती है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलता है, अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। ये इसका महत्व हो गया। अब चुनौतियाँ हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। चुनौतियों देखना क्या है कि नौकरी के पहले सबसे बड़ी असुरक्षा है, आय में अस्थिरता है,
ठीक है। कानूनी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा इस तरह इनको कवर नहीं किया गया। उन्हें बीमा, स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति लाभ और अवैतनिक सवैतनिक अवकाश वगैरह कुछ चीज़ें मिलती नहीं हैं। सौदेबाजी की असमान शक्ति, यानी कि काम करने के बाद उचित मुआवजाओं की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। भुगतान से संबंधित समस्याएं हैं, क्या करना होता है कि बहुत बार इन लोगों को पैसा ही नहीं मिलता है। प्रशिक्षण और अपस्किलिंग की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या है कि इसमें अपस्किलिंग और करियर उन्नति के अवसर क्या है, सीमित होते हैं। ठीक है। लगभग 47% कार्य क्या है, मध्यम कुशल श्रमिकों से हैं, 22% उच्च कुशल से हैं और 31% कम कुशल कार्य से संबंधित नौकरियां हैं। और सामाजिक कलंक भी एक तरह से देखा जाता है कि क्या लोग इसको एक काम न मार करके इसको सामाजिक कलंक के रूप में देखते हैं। एक तरह से सामाजिक स्वीकार्यता इसकी बहुत कम है, लो है। तो अभी क्या है कि आगे की राह भी देखनी है कि आगे की राह जो है इसमें क्या हो सकती है, सरकार इसमें क्या कुछ कदम उठा सकती है। तो श्रम कानूनों के तहत जो है गृह श्रमिकों को मान्यता देनी चाहिए। श्रम कानून को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, श्रम कानून बहुत इंपॉर्टेंट है। और EPFO वगैरह के लिए जो पेपर देते हैं उनके लिए तो श्रम कानून से संबंधित पूरी जो एक्ट है सब कुछ पढ़ जाना चाहिए। तो श्रम कानूनों के तहत क्या है कि गिग श्रमिकों को मान्यता देनी चाहिए, न्यूनतम आय सुनिश्चित करना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का क्रियान्वयन करना चाहिए और वित्त तक उन्हें पहुँच प्रदान करनी चाहिए। ये कुछ कार्य करने से उन्हें जो है लाभ मिलेगा। हालांकि भारत में गिग अर्थव्यवस्था के लिए कुछ ढांचा मौजूद हैं। कौन से मौजूद हैं? पहली बात ई श्रम पोर्टल है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करता है। दूसरा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 है। ठीक है, ये गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को मान्यता देता है। ठीक है, श्रम और रोजगार मंत्रालय की संहिता ये वेतन संहिता है। इसमें क्या करता है कि गिग श्रमिकों सहित संगठित और असंगठित क्षेत्र के सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन और फ्लोर वेज का प्रावधान करता है। तो ये हो गया आपका गिग इकोनॉमी। तो ये हमने कंटेंट यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, अब क्लास भी आधे घंटे से अधिक की हो रही है, तो चलिए अब कल इसको कंटिन्यू करेंगे। कल इस इकोनॉमिक्स खत्म कर देंगे। हालांकि थोड़ा स्लो चल रहे हैं हम लोग, लेकिन आपको प्री और मेंस के कॉन्सेप्ट भी इसी क्लास में पढ़ाते जा रहा हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो है कुछ भी छूटे नहीं। प्रश्न इससे अगर आए तो आप लोग कर ले जाएं। स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों चीज़ों को करा रहा हूँ तो थोड़ा समय लगेगा ही, लेकिन हालांकि अभी 15 दिन और बचे हुए हैं, तो 15 दिन में मैगजीन कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ज़्यादा कुछ बचा नहीं हुआ है। IR हम लोग खत्म कर चुके हैं, पॉलिटी खत्म कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स भी खत्म होने वाला है। तो हमें इन्वायरमेंट देखना है और छोटी छोटी जो बाकी सेक्शंस हैं, बस इन्वायरमेंट ही एक बचा हुआ जो बड़ा सेक्टर है, उसको 3-4 दिन में उसको भी कंप्लीट करके बाकी एक दिन में सब खत्म हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पूरे साल भर आपको करंट अफेयर्स फ्री में पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स भी समझा रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट आप लोग करिए। धन्यवाद।